एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएड, डीएलएड तथा साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षा विशेष करके जो शिक्षक क्षेत्र से शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे सीटीईटी, एसटीईटी, केवीएस, एनवीएस एवं अन्य विषयों, अन्य विभाग से जुड़े हुए जो शिक्षण संस्थान से वैकेंसियाँ आती हैं, उनकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह हमारे शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। केवल पढ़ा देना या केवल ज्ञान दे देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। आपने या हमने जो पढ़ाया उन बच्चों को, वह मूल्यांकन भी होना आवश्यक है। और आपको पता होगा कि मूल्यांकन एक तरफा नहीं होता। मूल्यांकन शिक्षक और साथ ही साथ छात्र छात्राओं का भी होता है। तो इसलिए हमें मूल्यांकन के साथ साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात मूल्यांकन और अधिगम के लिए आकलन, इन सभी टॉपिकों का हमें जानकारी होना चाहिए। चाहे इस सब बातों को हमें समझना होगा, तभी जाकर के हम एक अच्छे शिक्षक बन कर के अपना स्कूल का, समाज का तथा अपने छात्र छात्राओं का विकास कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप जो है कि किसी अन्य वीडियो में आपको मूल्यांकन संबंधित किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें कि मूल्यांकन संबंधी जो आपका बीएड, डीएलएड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो टीचर संबंधित होते हैं, उसमें यह पूरा काम करेगा। एक एक बिंदु को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे इससे आधारित आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मूल्यांकन का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन। मीनिंग अर्थात मूल्यांकन जो है उसका क्या अर्थ है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा में मापन और मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है। अब यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उनका विकास कैसा हुआ, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, मापन। पहले मापेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु की क्या स्थिति है, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ, इन सब बातों को देखने के लिए पहले मापन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि बालकों की निष्पत्ति के बारे में उनके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान तथा कौशल के आधार पर हम क्या करते हैं, उनका मापन करते हैं, जिस पर कि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बालकों को एक स्थिति अर्थात रैंक प्रदान की जाती है। मूल्यांकन के बाद क्या है, हम जो देखते हैं कि जब उन्हें मूल्यांकन किया जाता है तो कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आधार पर किस स्थान पर वह बच्चा आता है, रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अर्थात कक्षा में जितने छात्र पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, सबसे अधिक सीखा हुआ व्यक्ति, सबसे सीखा हुआ जो छात्र छात्रा है, वह हमारी परीक्षा का जो स्तर है उसके आधार पर उसका रैंक निर्धारण होता है। इसलिए कहा गया है कि बालकों को एक स्थिति अर्थात रैंक प्रदान की जाती है, कहाँ, मापन और मूल्यांकन के बाद। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि छात्रों में मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी, कैसे हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में जनरली हमारे पास पूछा जाता है कि छात्रों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे हम इनका मूल्यांकन करते हैं। तो आइए इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे इसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है मौखिक प्रश्नोत्तर के द्वारा, अर्थात बच्चों से ओरल टेस्ट लेते हैं। दूसरा है विद्यालय कार्य, अर्थात उसको हम विद्यालय में जब पढ़ा रहे होते हैं उसी दौरान उन्हें हम कुछ कार्य भी देते हैं। तीसरा कहा जाता है गृह कार्य, अर्थात होमवर्क जो दिया जाता है, बच्चे घर से कैसे बना के लाते हैं, उस पर उनका भी मूल्यांकन किया जाता है कि घर पे जाकर के किसी दूसरे से बनवा लेते हैं या फिर खुद बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं। इन सब जिन बातों को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य पर भी मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का निरीक्षण, अर्थात जब बच्चा विद्यालय में सीखने के लिए आता है तो जब हमारे पास वह लगभग 1 साल की अवधि तक पढ़ाई करता है, तब हम उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ और कैसा परिवर्तन हुआ उसका हम लोग मापन करते हैं, फिर जाकर के उसका मूल्यांकन करते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है लिखित परीक्षण। लिखित परीक्षण से अभिप्राय यह होता है कि हम उनका लिखित टेस्ट लेते हैं कि कैसे हमें उन बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त किया 1 साल की पढ़ाई के बाद, जो शिक्षक ने पढ़ाया, उसका क्या स्तर है सीखने का और किस स्तर तक वह सीखा है, कितना सही सीखा है, कितना गलत सीखा है, इसके लिए हम लिखित परीक्षा लेते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू। मौखिक प्रश्न उत्तर अलग हो गए
और साक्षात्कार अलग हो जाते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर तथा साक्षात्कार में अंतर यह होता है कि मौखिक प्रश्नोत्तर में पाठ में पढ़ाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, टॉपिक होते हैं, उससे हम प्रश्नोत्तर करते हैं, और साक्षात्कार में हम लोग उस बच्चे के व्यक्तित्व से जो जुड़ी हुई प्रश्न होते हैं, बातें होती हैं, पारिवारिक रूप से या फिर सामाजिक स्तर से, या फिर उस बच्चे के व्यक्तिगत जो अपना अनुभव है, जो उसकी रुचि है, जो उसका समाज है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसे साक्षात्कार कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंटरव्यू भी कहते हैं। 7वां पॉइंट है प्रयोगात्मक परीक्षण। प्रयोगात्मक परीक्षण से है कि एक्सपेरिमेंटल वर्क भी उन्हें कुछ दिए जाते हैं, जिससे कि वह अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए खुद से कर सकता है या नहीं कर सकता है। 8वां पॉइंट होता है खेलकूद, अर्थात खेलकूद भी उसके विकास का एक अंग है। जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसमें खेलकूद की महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, क्योंकि बच्चे यदि खेल कूद करेंगे तो जाकर के स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को समय पर खेल कूद भी आवश्यक है। इसीलिए इन सभी जो हमारे पास 8 पॉइंट दिए गए हैं, यह छात्रों के मूल्यांकन की विधियां होती हैं, जिनके द्वारा हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो ऊपर दिए गए विधियों के द्वारा छात्रों की योग्यता एवं क्षमताओं का मापन किया जाता है तथा बालकों में हो रहे समय व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ बात आ रही है कि समय व्यवहार परिवर्तन से अभिप्राय है कि जो समय बीतने के साथ जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन के दौरान मार्किंग करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। कुछ महान विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर परिभाषा दी है, तो उनके बारे में क्या कहना है मूल्यांकन को, इस पर हम लोग देखते हैं। वांट एंड ब्राउन के शब्दों में, वांट एंड ब्राउन 2 मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या अपना परिभाषा दिया है मूल्यांकन को, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मूल्यांकन जो होता है, किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन क्या करता है? मूल्यांकन का काम होता है कि वह मूल्यों को निर्धारित करने के कार्य में या फिर प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। शुरू से हम बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन कैसे होगा, तो मापन पर। जब तक मापन सही नहीं होगी, मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। उसके बाद है कि मापन का समानार्थी नहीं है। निश्चित बात है कि जो मापन है, आपको मापने का तरीका है, तो वहाँ पर उसका कोई समानार्थी नहीं हो सकता है, उसका मेजरमेंट करना होगा। मापन का समानार्थी नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि हम कहते हैं कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, अर्थात मापन का समानार्थी नहीं हो सकता है। तो मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापने से आगे रहता है कि क्या प्राप्त मात्रा वांछनीय है। वांछनीय मतलब जरूरत, अर्थात किस विधि के द्वारा, हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है 8 विधियां हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है कि मूल्यांकन हम सही से कर सकें। तो मूल्यांकन के दौरान जो निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात वैल्यू सेगमेंट जो होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर उस पर आधार पर निर्धारित होता है, और जो वैल्यू जजमेंट का जो निर्धारण है उसके ऊपर निहित होता है मूल्यांकन का अर्थ। ये कहना था वाट एंड ब्राउन के शब्दों में। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य पर प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है, मापन का समानार्थी नहीं है। मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापने से आगे रहता है कि क्या प्राप्त मात्रा वांछनीय है, अर्थात जो हमारा मापने का स्टैंडर्ड है वह सही है कि नहीं है। मूल्यांकन में मूल्य, निर्णय तथा वैल्यू जजमेंट निहित रहते हैं। इसी कारण मूल्यांकन को अर्थ मिलता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते, और क्या कहा जा रहा है कि सही मापन की सही मूल्यांकन के लिए पूर्ण आवश्यक है। किसी भी बच्चे का मूल्यांकन तभी होगा जब उसकी सही मापन हो सकेगी। इसीलिए कहा गया है कि सही मापन के लिए, सही मूल्यांकन के लिए सही मापन आवश्यक है। और दूसरा है सही निर्णय गलत साक्ष्य पर कभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि हम बच्चों का सही मूल्यांकन करना चाहते हैं तो सही मापन होना चाहिए। आजकल यह देखा जाता है, विशेष करके आप सभी
जो यहाँ बैठे हैं विद्वतजन, श्रोताजन, आपको पता है कि प्राइवेट संस्थानों में विशेष करके जहाँ पर प्राइवेट संस्थान में बच्चे पढ़ रहे होते, या छोटे स्तर का विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहाँ पर यह मूल्यांकन सही ढंग से बहुत सारे शिक्षक नहीं करते हैं। वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को, उन्हें ऐसा लगता है कि हम यदि सही परफॉर्मेंस में इनका आकलन करेंगे तो इस बच्चों ने मेहनत नहीं किया है, और उसके जगह पर ऐसा वो लोग करते हैं, जैसा कि हमने साक्ष्य के रूप पर पाया है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि सही निर्णय गलत साक्ष्य पर कभी भी आधारित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात सही मूल्यांकन के लिए सही मापन आवश्यक होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे पॉइंट है मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा क्या कहता है? तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। अर्थात बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वहाँ से लेकर के पूरी साल के बाद जो रिजल्ट आता है उसका क्या है, एक अंग होता है, जो शिक्षा के उद्देश्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यह कहना था कि इनका कोठारी मिशन साहब का कहना था। कोठारी मिशन है, तो इस तरीके से जो आप पढ़े होंगे कि कोठारी मिशन स्वतंत्रता के बाद देश में एक मिशन गठित किया गया था, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है उसके आधार पर हमारे देश में बहुत सारे शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। तो उसी में कोठारी साहब का जो कहना था, उसी के आधार पर यह रिजल्ट निकल कर के सामने आया था, जो सामने है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करता है। मूल्यांकन जब हम किसी बच्चे का करते हैं, या हमारा भी एज ए शिक्षक जब हमारा मूल्यांकन होता है, तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जिसका मूल्यांकन हो रहा है वह किस स्तर का है, अर्थात मूल्यांकन के बाद उस छात्र का या उस शिक्षक के क्या स्थान होते हैं। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया को उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय करना। यह कहना था कितना, टारगेर्सन एवं एडम्स साहब का यह कहना था कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन की एक और परिभाषा है। मूल्यांकन में व्यक्ति और समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसका मानकर चला जाता है। क्या कहा गया? मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मान करके मूल्यांकन किया जाता है। रेमर्स और गेज साहब का कहना था। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना है। मूल्यांकन जो हम कर रहे होते हैं वह वैध होना चाहिए, अर्थात वैलिडिटी होनी चाहिए। अर्थात वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। दूसरा है विश्वसनीयता, रेलिबिलिटी, अर्थात विभिन्न परंतु एक ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, जो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। अर्थात विश्वसनीयता में क्या कहा जा रहा है? विश्वसनीयता इसलिए यहाँ पर बात निकल के आती है, हम सबों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब मूल्यांकन हो तो मापन के लिए सभी बच्चों का एक जैसे की परीक्षा होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, तब जा कर के उसका विश्वसनीयता होगी और उसका सही मूल्यांकन होगा। इसीलिए कहा गया है विभिन्न परंतु एक ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी प्रश्न अर्थात परीक्षण अथवा परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाता है। उसके बाद है व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकेबिलिटी। इसमें व्यवहारिकता में होती है कि विभिन्न मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण मायने रखता है कि जो हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, मूल्यांकन करने जा रहे हैं तथा मापिंग करने जा रहे हैं, वह कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रयोग किए जा रहे प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से भी देखा जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव।
जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव पड़ता हो उसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और है व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है, अर्थात जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि 8 तरीके हैं मूल्यांकन के, उन सभी 8 तरीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा शैक्षिक मापन, अर्थात इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है परिभाषा और इसके क्या अर्थ है इस पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। मापन की परिभाषा और अर्थ क्या है? तो मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। अर्थात मापन कैसे हो सकता है? तो नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना वही कहलाता है मापन, अर्थात कार्ल लिंकर साहब का यह कहना है। दूसरा है कि शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित होता है। यह कहना था क्लास मेयर और गुडविल साहब का। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इन दोनों में कुछ विशेष बातें भी कही गई है, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं क्या कहा गया है। तो मूल्यांकन और मापन में दोनों में क्या विशेषता है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पर मूल्यांकन जो होती है वह शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करती है, अर्थात जो 1 साल हमारा बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है वहाँ शिक्षा लेने का या देने का क्या अभिप्राय है, इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है। दूसरा है कि मूल्यांकन जो होता है मापन के मापदंड को बनाना है। तीसरा है कि मूल्यांकन मापन के मानदंड से जोड़ना है। और जो आखिरी है मापन क्या होता है, निर्णय लेना होता है। फाइनली टीचर को यह निर्णय लेना होता है कि हम किस छात्र का कैसा मूल्यांकन करते हैं। अब मापन क्या होती है, तो मापन शिक्षण उद्देश्यों की उपलब्धियों का मापन होता है। शिक्षण उद्देश्यों को, यहाँ मूल्यांकन में हम लोग उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और मापन में जो है कि शिक्षण के उद्देश्यों का, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, उद्देश्यों का निर्धारण और यहाँ पर उद्देश्यों की उपलब्धियों का मापन होता है। मापन के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है मापन में के मानदंड के आधार पर गणना होती है। और चौथा होता है मापन परिणाम की व्याख्या होती है। मापन क्या है, परिणाम की व्याख्या होती है। तो इस तरीके से हमने मूल्यांकन और मापन की विशेषता को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, वह क्या है, इसके प्रमुख मापन क्षेत्र कौन कौन है, कहाँ कहाँ हम मापन करते हैं। तो पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है रुचि परीक्षण तथा 5वां है वह है व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये परीक्षण के 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मापन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो मापन या घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारित करना, अर्थात हुआ कि किस घटना के लिए क्या परिणाम निर्धारित किए जा रहे हैं उसका हम मापन में करते हैं। अर्थात कोडिंग भी होती है, मार्किंग भी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने इंटरव्यू में अच्छा अंक लाया या खराब अंक लाया, तो उसके सांकेतिक रूप से हम कभी क्रॉस का निशान देते हैं, कभी प्लस का निशान देते हैं, या बटा में या फ्रैक्शन में क्या है कि मार्क्स उनको देते हैं। 10 में कितना आया, फिर 1 स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, इन सब तरह की बातों को इसमें रखा जाता है। परिणाम के लिए प्रतीक या निर्धारण होता है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण होता है। दूसरा है कि उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करना। और मूल्यांकन में क्या है, रैंक अर्थात स्थिति या रिस्क निर्धारित किया जाना, जिसमें कि उन्हें श्रेष्ठ मिला, प्रथम मिला, द्वितीय मिला, रैंक को निर्धारित किया जाता है। तीसरा है कि किसी एक गुण या चर का मापन करना। और मूल्यांकन में होता है कि व्यापक क्षेत्र होते हैं इसके। इसी प्रकार जो चौथा है मापन का वह है कि निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। मूल्यांकन में है कि कई परीक्षणों के आधार पर बालक के विषय के धारणा का विनय बनाया जा सकता है। 5वां है कि समय, धन तथा श्रम लगता है। और मूल्यांकन में क्या है कि समय, श्रम, धन अधिक लगते हैं। 6ठा पॉइंट है कि सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और मूल्यांकन में कि सार्थक भविष्यवाणी संभव है। 7वां में है कि मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है।
और मूल्यांकन का है कि ज्ञान पूर्ण है, अर्थात मापन जो हुआ वह अपूर्ण है, अर्थात वह पूरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोई भी जो मापन होता है वह 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मूल्यांकन जो आता है उसे हमें स्वीकार करना होता है, इसलिए कहा गया कि मूल्यांकन ज्ञान पूर्ण है। 8वां पॉइंट है कि मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। यह प्रश्न आपसे ज़्यादातर CTET में पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल्यांकन पहले होगी कि मापन पहले होगी। तो आपको ध्यान देना है कि मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। इसी प्रकार है कि मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अंतर स्पष्ट कर लिया। अब 8वां पॉइंट आता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, अर्थात अधिगम के लिए आकलन क्या है। अधिगम के लिए आकलन से तात्पर्य है कि क्या है, यह सब बातों को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कक्ष में शिक्षण के वातावरण का निर्माण हो। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वह हम एक शिक्षक होने के नाते हमें ध्यान रखना है कि शिक्षकों के लिए अर्थात शिक्षण के लिए क्या है कि प्रॉपर वातावरण का निर्माण हो। दूसरा है कि छात्र कक्षा में नियम से अवगत हों, अर्थात जो रूल है, नियम, रूल एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में छात्रों को पहले से जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कि शिक्षण की गंभीरता हो। शिक्षण की गंभीरता, शिक्षण अकेले नहीं हो सकता है, अर्थात शिक्षक और साथ ही साथ छात्र छात्रा दोनों को गंभीर वहाँ होना पड़ेगा, तभी जाकर के शिक्षण पूरी हो सकती है। डी है कि अनुशासन और विषय वस्तु की कठिनता पर गंभीर होना। अनुशासन और विषय वस्तु अर्थात जो डिसिप्लिन उस संस्थान में बनी हुई है तथा उसके लिए जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसका भी हमें कठिनता से और कठोरता से पालन करना है। ये है कि इनकी योग्यता, रुचियों और आकलन हो जिससे उस पर नियंत्रण किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि योग्यता, रुचि और आकलन का नियंत्रण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तभी जाकर के हम उसका सही क्या करेंगे, मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं, तो नियंत्रण किया जा सकता है और उसको साथ ही उन्हें अधिगम के लिए गंभीर बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि जब छात्र कक्षा में के नियम को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं, क्या होता है, कक्षा में तभी संचालन ठीक से हो सकेगा जब शिक्षक और छात्र दोनों ही अनुशासन को समझ लेते हैं। इसलिए कहा गया है जब छात्र कक्षा के नियमों को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं, तब जाकर के हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। अगला पॉइंट है कि अच्छे छात्रों में अनुशासन संबंधित समस्या का छात्रों को कम सामना करना पड़ता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे छात्रों में अनुशासन संबंधी समस्याओं का छात्रों को कम सामना करना पड़ता है। ये हो गया हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का अगला टॉपिक। क्या है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं वह क्या है, अधिगम के लिए आकलन करते समय शिक्षण के अतिरिक्त और भी कई चीज़ों का विशेष रूप से हमें ध्यान पड़ता है, जो निम्नलिखित है। और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं सीखने और सिखाने के अतिरिक्त जो हमारे शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है? तो वह टॉपिक है नंबर 1, फर्नीचर की व्यवस्था। फर्नीचर अर्थात बच्चे को जो बैठने की वहाँ पर क्लास में व्यवस्था होती है कक्षा में, वह इस ढंग से होनी चाहिए कि सबके लिए आरामदायक हो। जब तक शरीर में आराम से आप बैठेंगे नहीं, तब तक शिक्षण और अधिगम की क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि मेज़ें कुर्सियों के आगे रखी जाए। दूसरा है कि कुर्सियाँ साफ सुथरी और व्यवस्थित हो। तीसरा है कि कक्ष में एक अलमारी होनी चाहिए जिसमें कक्षा में जो पढ़ाई जाने वाले रजिस्टर, डस्टर, चौक या अन्य जो भी वस्तुएं होंगी कक्षा शिक्षण से संबंधित, वो उसमें रखा रहेगा, बार बार लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कक्ष में एक अलमारी होना चाहिए। कक्षा में एक बुलेटिन बोर्ड भी होना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड से अभिप्राय है कि जब क्लास में हम देखते हैं, प्रवेश करते हैं, तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के साथ साथ दोनों तरफ एक अलग से बोर्ड लगा रहता है, गत्ते का हो या कोई और हो, जिस पर थंबप्रिंट लगा करके बच्चों की उपलब्धियों को उसमें डिस्प्ले किया जाता है। इससे बच्चों में प्रोत्साहन होता है, बच्चों में मनोबल बढ़ता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है, साथ ही साथ शिक्षकों के प्रयास और कक्षा का भी विकास स्पष्ट उसमें नजर आता है। इसलिए कहा गया है कि इन सब बातों को अर्थात फर्नीचर की व्यवस्था जो है वह भी हमें क्लासरूम में ध्यान रखनी चाहिए।
फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। नंबर 1 में है कि मेज कुर्सियों के आगे रखी जाए। नंबर 2 है कि कुर्सियाँ साफ सुथरी और व्यवस्थित हो। नंबर 3 है कि कक्ष में एक अलमारी हो। नंबर 4 है कक्षा में एक बुलेटिन बोर्ड हो। 5वां है कि ब्लैक बोर्ड या सफ़ेद बोर्ड की भी होनी चाहिए। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह कक्ष की भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं अभिप्राय वह है कि बच्चों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए, अनुशासन मेंटेन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहा गया है कि कक्ष की भौतिक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 में है कि बच्चों में अनुशासन व स्वच्छता के प्रति आकर्षण हो। निश्चित रूप से बच्चों में हेल्थ एंड हाइजीनिक की बात यदि हम नहीं सिखाते हैं, डिसिप्लिन की बात नहीं सिखाते हैं, क्लीननेस की बात नहीं सिखाते हैं, तो वैसा किताबी ज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं होता है। अतः हम शिक्षकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में अनुशासन या फिर अनुशासन के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी आकर्षण हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के लिए सुविधाएं आरामदायक और स्वच्छ ताज़ी हवा भी संभव हो। अर्थात कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आरामदायक अर्थात उनके बेंच डेस्क की व्यवस्था प्रॉपर हो, स्वच्छ हवा आने के लिए खिड़की होनी चाहिए, गेट होने चाहिए तथा ऐसे जगह ना हो कि किसी प्रकार की बदबू आए, तो उससे भी क्या है कि वहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षक का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए बच्चों के लिए सुविधाएं आरामदायक तथा स्वच्छ ताज़ी हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शांत वातावरण जो जिससे बच्चे ध्यान व रुचि के साथ सरलता से अधिगम हो सके। अर्थात वह माहौल जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं शांत का वातावरण ना होगा, शांति से वहाँ अगर बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो वैसी स्थिति में बच्चे बार बार डिस्टर्ब होंगे। मान लीजिए शहर के बीच में यदि कोई स्कूल है तो अगल बगल से बाजा बजते हुए निकलता है या बाजार का शोर होता है या फिर ऐसे जगह पर विद्यालय है जहाँ पर शांत वातावरण नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर बच्चे भी ध्यान लगा कर नहीं पढ़ पाते हैं और शिक्षक भी पढ़ा नहीं पाते हैं। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए विद्यालय को स्टार्ट करने से पहले कि शांत वातावरण हो जिससे बच्चे अध्ययन व रुचि के साथ साथ सरलता से अधिगम कर सके। और आखिरी है वह हवा व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हवा और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हवा और रोशनी से अभिप्राय यहाँ 2 चीज़ से है। हवा अर्थात ऐसी हवा की व्यवस्था ना हो कि हमेशा इतनी तेज़ हवा चले कि बच्चों के बुक्स कॉपियाँ किताब वगैरह उड़ने लगे, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप हम वहाँ पर अपना खिड़की दरवाजे को खोल सकते हैं। रोशनी से अभिप्राय यहाँ यह है कि रोशनी न बहुत तेज़ होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, उससे बच्चों की देखने की क्षमता प्रभावित होती है। ज़्यादा तेज़ रोशनी होगी तो वह भी आँख के लिए हानिकारक है और कम रोशनी होगी तो वह भी आँख के लिए तथा मस्तिष्क दिमाग के लिए हानिकारक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा और रोशनी दोनों ऐसी हो जिससे कि हमारा जो कक्षा में शिक्षण का कार्य हो रहा है वह कहीं से बाधित ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे आने वाले दिनों में आप बीएड, डीएलएड या शिक्षक प्रशिक्षण से रिलेटेड जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उससे यदि आप जुड़े हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिससे कि आने वाले समय में आपको क्वेश्चन बैंक, उनका सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चन तथा साथ ही साथ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल तथा साथ ही साथ जो आप इंटर्नशिप के फाइल बनाते हैं तथा साथ ही साथ जो आप ऑब्जर्वेशन का बनाते हैं फाइल, ये सभी आपको समय समय पर इस पर आपको मिलते रहेंगे और जो प्रैक्टिस सेट है कंपटीशन संबंधित वह भी आपको मिलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा यह जो क्लास रहा वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली जो भी आपके शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है उससे रिलेटेड जो भी हम आपको गेस, गाइड या हेल्प करें वह आपके पास तुरंत सूचना पहुँचे हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा। तब तक के लिए कि फिर आगे एक नए वीडियो में एक नई मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।